आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज एक बार फिर से हमने सोचा याद दिला दे आपको, क्योंकि ये स्ट्रेटजी हमने आपको लगभग 2 से 3 महीने पहले बताया था। 3 महीने पहले स्ट्रेटजी बताया था। 2 महीने पहले हमने बकायदे पूरा साक्ष्य दिखाया था आपको कि पीसीएस में कहाँ से और कितने प्रश्न आए हैं, आरओ एआरओ में कहाँ से और कितने प्रश्न आए हैं। इन सब पे हमने बिल्कुल एक एक प्रश्नों को पूरे प्रूफ के साथ व्यवस्थित तरीके से मैंने दिखा दिया था। अब अब तक तो हमें लगता है कि आप लोग 2-3 राउंड घटना चक्र और लुसेंट पढ़ ही लिए होंगे, और यदि किसी कारणवश नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा, अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि कम से कम 2 राउंड दोनों चीजों को कर सकते हैं, बशर्ते पूरा एकदम फुल टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा एक बार और आपको याद दिला देते हैं। पीसीएस 2023 के पेपर में देखिए 150 प्रश्न जीएस का आता है, कोई डाउट नहीं, बच्चों को भी पता है। ठीक है, इसमें देखिए 2023 में जो करंट अफेयर्स का आया था वो आया था 37 प्रश्न, 37 करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे। यदि इनको घटा दिया जाए तो कुल बचते हैं प्रश्न 113। केवल जीएस की बात कर रहे हैं, हालांकि जीएस में ही करंट ऐड होता है, बशर्ते मैं करंट को घटा करके बता रहा हूं कि 113 प्रश्न आए थे। 113 प्रश्न में सीधे के सीधे जो है 100 प्रश्न आप कर सकते थे, यदि आप घटना चक्रवालोकन और लुसेंट को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए होते तो। ठीक है, 101 छोड़िए, 100 ही मानिए, 95 ही मानिए, तब भी बहुत ज्यादा होता है। और 95 में करंट अगर 30 जोड़ दीजिए, सोचिए कितना हो जा रहा है। आपको लग रहा होगा ये तो अकल्पनीय है, लेकिन वाकई ये हकीकत है, मैं आगे दिखाऊंगा। इसी तरह मैंने आरओ का भी दिखाया था। ठीक है, पीसीएस 2024 में यदि आप चाहें तो 110-15 स्कोर भी कर सकते हैं। मैंने अपना प्रूफ भी दिखाया आपको कई बार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर का। देखिए पेपर यही है, 23 पीसीएस 23 का पेपर ये है, और इसमें जो नंबरिंग पड़ा हुआ है वो नंबरिंग है जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे नहीं गए, जो प्रश्न आए हुए हैं, फंसे हुए हैं घटनासार और लुसेंट से, दोनों से मैं प्रूफ करूंगा, अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो एक नंबर मैं डाला हूं। ठीक है, देखिए लगातार 4, 5, 6, 7, 8वां वाला डायरेक्ट नहीं मिला है, इसलिए मैंने अनुच्छेद तो मिला है। 15 वर्ष की बात जहां तक है वो डायरेक्ट नहीं मिला है, तो उसके बारे में भी दिखाऊंगा कहाँ है वो। ठीक है, इस प्रकार से देखिए लगातार प्रश्न नंबरिंग बस देखते जाइए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लगातार ये नंबर जो दिख रहा है आपको, इसका मैं साक्ष्य दूंगा आपको। ठीक है, कोई बात हवा हवाई नहीं है। यहाँ देखिए एक प्रश्न छूट गया था तो 99 यहाँ मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि 99 100 प्रश्न आपको मैं सीधे सीधे दिखा दूंगा, डायरेक्ट दिखा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हुए आइए। ये जो सीसीसी टाइप का है सब करंट अफेयर्स है, मैंने बताया करंट अफेयर्स मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, करंट अफेयर्स को 100 प्रश्नों में मैं शामिल नहीं किया हूँ। ठीक है, उसको पहले ही मैंने घटा दिया है। 113 प्रश्न में 100 प्रश्नों का लगभग साक्ष में दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप नंबरिंग देखिए, 73, 74, 75, 80 तक आ गया है। ठीक है, और 99 आपको ध्यान होगा ऊपर लिखे थे। ठीक है, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े बहुत मिले हैं, उसके सहारे भी आप प्रश्न कर सकते थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं, 100 की ही बात करूंगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए 98वां है प्रश्न, और ऊपर 99वां था। छोड़िए 99, 100 मोटा मोटा मानिए। ये तो कट ऑफ है जो आयोग द्वारा निकाला गया है, यही कट ऑफ गया था। 125 जनरल गया था, 129 आपका यहाँ पर दिखाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2024 का स्ट्रेटजी बिल्कुल 110 रखा गया है। बात करते हैं कैसे। घटना चक्रवालोकन मैंने बताया था सातों पार्ट पढ़ने के लिए, प्लस इसके साथ लुसेंट पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए 2 मैगजीन क्रॉनिकल और घटनासार बताया था। ठीक है, इस प्रकार देखिए 150 प्रश्न पूछा गया था पीसीएस 2023 में। इसमें 37 मैंने निकाल दिया करंट का, तो बचा 113। 113 में 100 प्रश्नों का साक्ष्य मैं दे रहा हूँ। कट ऑफ की बात करें, यदि आप 100 प्रश्न केवल किए होते, केवल 100 प्रश्न किए होते, तो आपका स्कोर हो जाता है 133। और मेरिट कितना गया हाईएस्ट देखिए, ईडब्ल्यूएस में है तो 129, ओबीसी में है 128, और जनरल में है 125, बाकी सारे नीचे ही है। तो आराम से महिलाओं का 124 है। तो आराम से आप जो 100 प्रश्न करके
आप मेंस लिख सकते थे। ठीक है। और यदि आप इसमें देखिए 90 प्रश्न कर लेते 100 में 90 प्रश्न और करेंट 30, देखिए करेंट का मैं 30 से नीचे तो करूंगा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ 30 में आपको कम से कम 32-33 प्रश्न करना चाहिए करंट अफेयर्स का। यदि 30 करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो इसमें 25 प्लस करने की कोशिश करिए। पीसीएस में ऐसे ही रहता है 35 से 40 के बीच में। ठीक है, आराम से 35 तो मोटा मोटा मान के चलो। तो चलिए ये भी कोई बात नहीं, 90 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 100 में आप 80 तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते थे। 30 करंट अफेयर्स कर सकते थे तो 110 एकदम आराम से जा सकते थे। 70 भी कर लेते, अगर 30 करंट अफेयर्स कर लेते तो यहाँ 100 स्कोर आपका हो जाता, तब भी आपका प्री हो जाता है। ठीक है। 100 में थोड़ा सा डर रहता है पीसीएस में, 4-5 प्रश्न 6 प्रश्न आयोग का अगर विवादित हुआ और क्वेश्चन में उसका उत्तर इधर उधर बदल दिया गया तो आदमी बॉर्डर की स्थिति पहुंच जाता है। इसलिए कोशिश करिए पीसीएस में हमेशा 100 प्लस स्कोर में रहिए। 105 110 तो सर्वश्रेष्ठ है ही। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते थे, इसीलिए पीसीएस की 23 की मेरिट ज्यादा गई थी, क्योंकि पेपर भी सरल आए थे। अब प्रश्न करते हैं, अब बात करते हैं साक्ष्यों की। देखो बहुत ही विस्तृत तरीके से स्ट्रेटजी वाले आप वीडियो में चले जाइएगा। ठीक है, उसमें मैं बहुत ढेर सारा स्ट्रेटजी मैंने बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ एक एक प्रश्नों को मैंने अलग कर दिया है, थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान के भाग से सही सुमेलित नहीं है? पहला संघ भाग क्षेत्र दिया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दिया है, अधिकरण दिया है और राजभाषा दिया है। तो आप यदि उत्तर मिलाएंगे, घटना सार सॉरी घटना चक्र का मैं दिखा रहा हूं। देखिए पहले प्रश्न का बिल्कुल बकायदे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का साक्ष्य है कि राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा कहाँ है? 8 में है। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्ट हो गया। बात करते हैं दूसरे की, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का देखिए 10 में दिया हुआ है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 10 दिया हुआ है। बात करते हैं अधिकरण की, तो 14 क में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या 14 का अधिकरण दिया है, तो पता चल रहा है नहीं दिया है, अर्थात यही सुमेलित नहीं है, राजभाषा का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब बकायदे एकदम लिस्ट बना हुआ है, आराम से मैंने एक नहीं कई साक्ष्य आपको दिखाया है। ठीक है, राजभाषा यहाँ देखिए 17 पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया घटना चक्र से आपका प्रूफ। प्रश्नों में भी व्याख्या के नीचे जगह जगह कई कई चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ देखिए संविधान भाग में कौन कौन सा है, कई चीजें मिलाने के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बकायदे दिया हुआ है। एक मिनट। ठीक है, बहुत ही बार कई बार पूछे गए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अधिकरण, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठती चली जाती है, तो बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए दिया है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कौन से भाग में क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को जब आप बार बार पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता चला जाता है, आराम से आप चीजों को पकड़ लेते हैं। निर्वाचन का देखिए यहाँ पे दिया है, नगर पालिका संघ राज्य क्षेत्र का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लूसेंट से। यदि आप लूसेंट साथ में पढ़ रहे हैं तो पूरा बकायदे दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला साथ, संघ राज्य क्षेत्र कहाँ है भैया? भाग 8 में है, इतने से इतने अनुच्छेद तक। अनुसूचित जनजातियों का देखिए दिया हुआ है कहाँ पर है, क्वेश्चन 1 का बी का उत्तर। क्वेश्चन 1 का सी का उत्तर दिया हुआ है, 14 का क में अधिकरण है। राजभाषा का दिया हुआ है, 17 में है क्वेश्चन डी का उत्तर। तो सीरियल से बकायदे पूरा मिल गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है और इसको मिलाना है किस अनुच्छेद के तहत क्या है। इसका भी साक्ष्य बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और पूरा पूरा साक्ष्य एकदम लाइन टू लाइन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए साक्ष्य है। ठीक है, तो सब कुछ स्पष्ट है। वित्त आयोग कहाँ है, वित्त आयोग में क्या है? देखिए यहाँ पे दिया है ना, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब यार बहुत आसान प्रश्न है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 315 दिया है, कहाँ है लोक सेवा आयोग? यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है, तो अनुच्छेद 324 देखिए यहाँ पे है, निर्वाचन आयोग कहाँ है? 4 नंबर पे है। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट का क्या है?
लास्ट का नीचे दिया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338। इस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार एक ही पेज में सारी चीजें दिया हुआ है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, इस प्रकार इसको पढ़ते रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चीजों का मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है वित्त आयोग। ऐसे जब बार बार आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको उत्तर तरह तरह के मिलते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी आपको कोई न कोई, अब हूबहू प्रश्न का उम्मीद मत करिए कि बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मुझे आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं का उत्तर कहीं से मिल जाता है, कहीं का उत्तर कहीं से। प्रश्न पढ़ रहे हैं, 19 नंबर पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से आपको वित्त आयोग का मिल गया कि नहीं मिल गया, संघ लोक सेवा आयोग का मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो वहाँ लोक सेवा आयोग हुआ, हाँ संघ लोक सेवा आयोग मिल गया। निर्वाचन आयोग ऐसे मिल जाएगा, कौन किस अनुच्छेद में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछ दिया तो देखिए यहाँ पे 148 दिया है। तो ऐसे अनेक प्रश्नों में को जब आप पढ़ेंगे तब आपका जाकर के एक प्रश्न सही होता है। ठीक है, प्रश्न तो 150 ही पूछे जाते हैं ना जी। देखिए यहाँ पे 2 का 4 है, ये तो है भारत के संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे चीजें मिलते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा का सी उत्तर है कोई, देखिए अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 315 संघ राज्यों के लिए। ये लुसेंट का पेज है, देखिए लुसेंट से प्रूफ हो गया है कि लुसेंट भी आप पढ़े होते अच्छे से तो यहाँ से भी आप प्रश्न कर सकते थे। प्रश्न नंबर 3 का साक्ष्य देखिए, प्रारूप समिति संविधान भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया। प्रवृत्त होने की तिथि संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए ऊपर भी प्रथम बैठक का पूरा प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का कब गठन किया गया। यहाँ पे देखिए बाकायदे पूछा गया है, प्रश्न ही पूछा गया है। यहाँ से भी आप कई विकल्प वाले प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कई प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक का देखिए प्रश्न ऊपर था, मैंने छोड़ दिया है। देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। देख रहे हैं ना बाकायदे यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से पीसीए 2011 में पूछा गया है। तो आपके विकल्प प्रश्न में कितने विकल्प, कई विकल्प थे। ठीक है, नीचे गया प्रश्न। तो कहने का मतलब है कि जब आप इसको बार बार पढ़ते हैं पीवाईक्यू को, तो आपको चाहे प्रश्न जैसे भी घुमा के दे, देखिए यहाँ पे 4 विकल्प है। ठीक है, आपने 4, 5, 10 प्रकार के प्रश्न पढ़े और 10 प्रकार से आपने इस चारों विकल्पों को सही कर लिया। ठीक है, जब आपके दिमाग में ढेर सारी बातें बैठ जाती हैं तो आप उसके सहारे प्रश्नों को सही कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार 3 नंबर का देखिए प्रूफ है। और इस पर विस्तृत अगर देखना हो वीडियो, आपको मैं फटाफट एक बार दिखा रहा हूं। अगर विस्तृत रूप से बाकायदे देखना हो तो आप जो है जाकर के स्ट्रेटजी वाले वीडियो से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर भी देखिए लुसेंट का पेज है, प्रूफ है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, बी.आर. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, ये सब नाम भी दिया हुआ है, कभी ये भी नाम भी पूछ लेता है कौन सदस्य नहीं था या कौन कौन था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बैठक की बात है 9 दिसंबर 1946 को स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 की बात करें, किसी राज्य को सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। ये सब चीजें हैं, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये सब है, तो सरल प्रश्न बहुत बार आप पढ़े हैं, लेकिन उसका भी प्रूफ जो है सब कुछ दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 में क्या है ये सब देखिए, घटना चक्र के पेज है। क्वेश्चन 4 में भी क्वेश्चन 4 का ही ये साक्ष्य है। नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, सब कुछ देखिए व्यवस्थित दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन 4 का साक्ष्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लुसेंट का पेज है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये तो दिखा चुका हूँ, 1 मिनट में पेज इधर उधर हो जा रहा। क्वेश्चन 5 का देख लीजिए, साक्ष्य में दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 5 आराम से पढ़िए। और अगर इसका विस्तृत वीडियो आपको देखना हो तो आप चुपचाप जो है चले जाइए स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, वहां मैंने बहुत विस्तार से बनाया है।
यहाँ पे मैं उतना समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, 150 प्रश्न का साक्ष्य दिखाना है। 5वें का साक्ष्य है बहुत ही स्पष्ट, वहां पे मैंने पढ़ पढ़ के आपको बताया है। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला स्पीकर, बहुत ही आसान प्रश्न है, सेम टू सेम रिपीटेड प्रश्न है, कब पूछा गया था ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, पीसीएस 2008 मेंस और पीसीएस 2007 मेंस दोनों में पूछा गया है, मीरा कुमार नाम दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। अनुसूची दिया हुआ है, इसके सामने क्या उसमें है, किस अनुसूची में क्या मिलता है इसके बारे में दिया गया है। आपको मिलाना है कि कौन सी अनुसूची सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, स्पष्ट रूप से लाइन से दिया हुआ है। ठीक है, लाइन से दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ करके देख सकते हैं। अब आप पढ़ नहीं रहे हैं तो उसमें गलती किताब की या किसी की नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। प्रारंभिक परीक्षा देखिए, यहाँ देखिए 8वीं अनुसूची दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, प्रश्न ही आया है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्थानों का आवंटन राज्यसभा में दिया हुआ है। तृतीय अनुसूची के बारे में देखिए प्रश्न आया है। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा तो बहुत सारे जवाब प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए लगातार आपका बी, सी और डी तीनों तो एक ही प्रश्न में मिल गया आपका जवाब। ये प्रश्न आया हुआ है कहाँ, RO 2016 में, प्री में। ठीक है, यहाँ पे तीनों आपका उत्तर मिल गया क्वेश्चन 7 का। चलिए, ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ भी लगातार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये री एग्जाम में आया हुआ है। अब ये बात करते हैं लुसेंट का पेज की। तो लुसेंट में देखिए क्वेश्चन 7 का पूरा एकदम व्यवस्थित दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें साज सज्जा पे मत ध्यान दीजिएगा, सीधा मैंने फोटो खींचा है आपको दिखा दिया, प्रूफ देखने से मतलब है। ठीक है, साज सज्जा की बात है तो उतनी अभी मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है, इसलिए साज सज्जा मैं नहीं कर पाता हूँ। एकदम फोटो खींचा और इसको जो है मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन 8 की बात करें, अंग्रेजी भाषा सरकारी उद्देश्य हेतु संविधान में अंग्रेजी भाषा उपयोग की अनुमति कितने वर्षों के लिए प्रदान की थी। डायरेक्ट प्रश्न तो कभी इससे पहले नहीं आया था और इधर उधर घुमा के आते थे, लेकिन जब आप कई चीजों को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने निबंध पढ़ा था, निबंध पढ़ा क्या था, लिखा था, तैयार किया था, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी जब पढ़ा था, लिखा था उसका निबंध, तो उसमें मैंने ये सब चीजें लिखा था। तो वहां से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया तुरंत कि हाँ 15 वर्ष। प्रश्न जरूरी नहीं आए, जब आप कई चीजों को बार बार पढ़ते रहते हो तो कहीं से भी कुछ भी चीजें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं और आप ला करके कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाए। अब यहाँ देखिए संघ की राजभाषा वगैरह का बकायदे चर्चा है, किस अनुच्छेद में है, कैसे है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी के स्थान पर हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को भी संघ की राजभाषा बना दिया। यहाँ पे संविधान वगैरह का अनुच्छेद वगैरह दिया है, डेट दिया है। देखिए निबंध की बात कर रहा था मैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 15 वर्ष। ठीक है, मुझे ये प्रश्न इससे पहले नहीं मिला था 15 वर्ष की 25 वर्ष था। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी बार मैंने निबंध पढ़ा कि मेरे दिमाग में अपने आप ये 15 वर्ष दिमाग में बैठ गया था। मेरे सामने प्रश्न जैसे ही आया मुझे याद आ गया 15 वर्ष। ठीक है, तो इस बहाने भी आप जब कई चीजों को पढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ मिलता रहता है। प्रश्न 9 नंबर है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमत के बिना कानून नहीं बन सकता। बच्चों वाला प्रश्न है, आंख मूंद करके तुरंत मार देना चाहिए आपको। विकल्प ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसमें गलत दिया है, यहाँ नहीं दिया है, इसका ध्यान रखना है। पहले प्रश्न में ऐसे आता था, ए वाला पहले विकल्प में अक्सर रहता था, अब इसके साथ विकल्प में इधर उधर लोग कर देते हैं आए वाले। ठीक है, क्योंकि उनको पता है पहला विकल्प बहुत तेज लोग मारते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल बी वाला उत्तर होगा इसका, जल्दीबाजी में ए मार के मत चले आइएगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके बिना सहमत के बिना हस्ताक्षर के कोई कानून नहीं बनता, ये भी 100% सत्य है। इसलिए इसका विकल्प भी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है होगा। इसका प्रूफ की बात है, बकायदे देखिए प्रश्न के माध्यम से दिया हुआ है।
और एक बार नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए डायरेक्ट प्रश्न ही, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृत कानून नहीं बन सकता है। सेम टू सेम रिपीट प्रश्न है। और आप कहेंगे ये तो पूछा ही है, 23 का ही प्रश्न दिखा रहे हो क्या? नहीं, देखो पीसीएस 2007 मेंस में पूछा गया है, वही प्रश्न हूबहू सेम शब्द में मैंने लिख दिया है, वही प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ लूसेंट से देख लो, लूसेंट का पेज है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। प्रश्न नंबर 9, 10 की बात करें संघ वित्त आयोग के बारे में। कह रहा है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को सौंपता है या प्रस्तुत करता है। तो इसके बारे में देखते हैं, क्या ऐसा सत्य है कि वित्त आयोग नीति आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो आपका जवाब तो अपने आप आ गया होगा, नहीं मैंने तो पढ़ा था कि वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ पर देखिए लूसेंट का पेज है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य, यानी टोटल 5 होते हैं वित्त आयोग के सदस्य। एक क्लियर हो गया, तो पहला उत्तर तो आप अपने आप काट दोगे। ठीक है, और बात करते हैं प्रतिवेदन कहाँ प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अपनी सारी सिफारिशों को वित्त आयोग राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। 1 लाइन का उत्तर था। यहाँ पे अध्यक्ष का देखिए क्रम दिया हुआ है, पूछ देता है पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, मान लीजिए सीरियस पूछ दिया, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखा करिए। ठीक है, यहाँ देखिए घटना चक्र से दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में। ठीक है, वित्त आयोग का कार्य क्या है, राष्ट्रपति को क्या करता है, सौंपता है कि नीति आयोग को एक अध्यक्ष 4 सदस्यों से मिलकर बनता है। बार बार ये सब आसान प्रश्न की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से या फिर राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। उत्तर है आपका दोनों। ठीक है, वित्त आयोग का क्या क्या कार्य है वो सब बकायदे उस पर भी प्रश्न आया हुआ है, और उन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आया है, और कितने अन्य सदस्य होते हैं, यहाँ देखिए प्रश्न ही बार बार पड़े होते, तो आराम से आप जान जाते कि 5 होते हैं, अध्यक्ष को मिलाकर 5 होते हैं। ठीक है, जैसे प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, अध्यक्ष को लेकर के पूछा गया, अध्यक्ष को छोड़कर। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सब कुछ भारत सर्वोच्च न्यायालय में है, वह कौन कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या जारी कर सकता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बकायदे दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट रूप से, न्यायालयों में शक्ति का विभाजन नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसको है? भारतीय संसद को प्राप्त है। तो सब कुछ दिया है, मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग बाकी वहां से जाकर स्टडी वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक देखिए। ठीक है, बस इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से बना दिया है ताकि आपको दिमाग में रहे, आप कहीं भटक तो नहीं रहे। प्रश्न नंबर 12 भारत के महान्यायवादी के बारे में है। तो इनके बारे में कैसे इनकी नियुक्ति होती है, ये सब चीजें स्पष्ट रूप से देखिए, एकदम साफ साफ इसका मैंने प्रूफ दिया है। और ये आरओ में भी प्रश्न आया था, देखिए यहाँ पे आरओ में भी प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में भी दिया हुआ क्वेश्चन 12 देखिए। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता या योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था। यहाँ पर देखिए प्रश्न आया हुआ है भारत के महान्यायवादी, 12 का दूसरे को उत्तर मिल गया। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लूसेंट का पेज है, भारत के महान्यायवादी के बारे में विस्तृत रूप से दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 आ गया, थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, पेज छोटा हो गया इसलिए बीच में छोटा आ जा रहा है। 13 नंबर में है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। इसका साक्ष्य देख लीजिए, विस्तृत रूप से बहुत व्यवस्थित दिया है। लुसेंट का पेज है, विधान परिषद कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती।
और किसी भी अवस्था में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहीं पास में दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए घटना चक्र में यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 171 तहत विधान परिषदों में के गठन का प्रावधान दिया हुआ है। वर्तमान कितने राज्यों में है ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। दिया है ना, अच्छे से दिया है, और पहला स्टेटमेंट भी दिया है और दूसरा भी मिल गया। और क्या चाहिए? ठीक है, ये सब अनुच्छेद दिया हुआ, किस अनुच्छेद में चर्चा है ये सब दिया है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। बस बात है बटोरने की। हाँ, और हूबहू प्रश्न का बिल्कुल उम्मीद मत किया करिए। देखिए मैंने पहले ही बताया है, अगर इतनी आसानी से आपको सब सजे सजाया मिल जाएगा तब तो कोई भी आकर के क्वालिफाई कर चला जाएगा। अरे पीसीएस है, सिविल सर्विस तैयारी आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। ठीक है, थाली की तरह सजे सजाया नहीं मिलेगा, थाली आपको सजाना पड़ेगा। सामग्री सारी उपस्थित है, थाली आपको सजाना है। ठीक है, क्योंकि खाना है आपको तो सजाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सामग्री बटोरिए, थाली सजाइए और प्यार से बैठ के खाइए, कोई समस्या नहीं। आपका प्रश्न मैंने पहले भी बताया है, हो सकता है आपके प्रश्न में 4 ऑप्शन हो ए बी सी डी करके। एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है आपको पहले पेज से मिल जाए, तो अगले विकल्प का उत्तर हो सकता है आपको 10वें पेज पे मिले, फिर तीसरे का हो सकता है 20वें पे मिले। बस उन्हीं सब चीजों को इकट्ठा कर लेना है, दिमाग में बैठाना है। अरे हाँ ये नहीं ये होगा, मैंने ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा था, वो इसका टेंशन मत लो कि मैं भूल जाता हूँ। बहुत से लोग पूछते रहते हैं सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन आपका ऑलरेडी हो रहा है, कोई पतली किताब नहीं है कि 10 पेज पढ़ लिया तो अगले दिन रिवीजन कर लिया। 800 850 का तो हिस्ट्री है पेज की, उसके बाद 600 की जियोग्राफी है, पोल्ट्री 400 के लगभग है। ठीक है, साइंस भी 600 के आसपास है। तो इन पेजों को कैसे मैं बता दूं रिवीजन करिए? मैंने पहले बताया था, अब क्या रिवीजन के लिए बताऊं? अगर आप अब तक 2-3 राउंड पढ़ लिए होते तो पहला राउंड पढ़ते, दूसरा राउंड रिवीजन ही था, तीसरा राउंड पढ़ते वो भी रिवीजन था, चौथा राउंड पढ़ते वो भी रिवीजन था, पांचवा राउंड पढ़ते वो भी रिवीजन था, तो वही रिवीजन था। बाकी आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 पेज आज पढ़ा तो फिर उसको मैं कल रिवीजन करूं या शाम को रिवीजन करूं, तो उतना ही टाइम चाहिए जितना आप पीछे लगाए हो। मान लो थोड़ा सा फास्ट हो जाओगे, आधे घंटे की बचत हो जाएगी, और क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन बार बार पढ़ते रहो, वही रिवीजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न की बात करें। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में बात किया गया है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितना सीटों का आवंटन है? 31 दिया है, और लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश निर्वाचित होते हैं। क्या ये दोनों कथन सही है? बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए राज्यसभा 31 है उत्तर प्रदेश, पहले 34 था, उत्तराखंड अलग हो गया, बचा 31। ठीक है, बार बार देखिए ये सब प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं। देख रहे हैं ना, पूरे राज्यों का लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लुसेंट का पेज आ गया। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है 31 है, दूसरे पे सॉरी महाराष्ट्र है 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पूरा सीरियल से दिया हुआ है। यहाँ छोटे राज्यों को दिया हुआ है। अक्सर कठिन प्रश्न बनाने के चक्कर में यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन होते हैं 6, 5, 3, 4 में। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूरा लिस्ट दिया हुआ है। 80 सबसे ज्यादा जो सदस्य भेजा जाता है वो है उत्तर प्रदेश 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25। इस तरह से पूरा एकदम लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका प्रूफ हो गया। यहाँ भी देखिए दिया हुआ उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कितना 80 भेजता है। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप प्रूफ देख सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या दिखाया जा सकता है? अधिकतम या सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन भेजता है? स्पष्ट रूप से दिया हुआ उत्तर प्रदेश, कितना? यहाँ पे देखिए 31। राज्यसभा की बात हो रही है।
ठीक है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ भी देखिए लिस्ट दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो आप यहाँ से पढ़िए, मेहनत करिए। आप पढ़ के कोचिंग वालों की बात सुन लोगे कि अरे बहुत कठिन आ गया, घटना चक्र फेल हो गया, ये सब चीज। घटना चक्र का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते कि इससे बेहतर कोई अगर किताब है तो आप वहां से पढ़िए। लेकिन अभी बेहतर विकल्प घटना चक्र पूर्वावलोकन है। अगर भविष्य में इससे बेहतर कोई किताब आ जाए जो घटना चक्र को भी मात दे दे या फिर उनसे भी अच्छा निकाल दे, तो आप उस किताब से पढ़िए। ठीक है, बेहतर जो विकल्प है मैं उसी की बात कर रहा हूँ इस वक्त। वो बेहतर विकल्प है घटना चक्र पूर्वावलोकन, वहां से पढ़ते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सचिवालय के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक सदन के लिए सचिवालय की व्यवस्था की गई है, सम्मिलित पदों को सृजित किया गया है। तो संसद के सचिवालय के संदर्भ में प्रश्न है, इसका भी साक्ष्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न पूछा गया है पहले ही, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। ठीक है, संसद भवन पर, हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? ठीक है, संसदीय भारतीय संसद का सचिवालय के बारे में देखिए, यहाँ भी प्रश्न है, सरकार से स्वतंत्र रहता है। ठीक है, सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ग्राम सभा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है? तो कई विकल्प दिया है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको पढ़ते पढ़ते मैं बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, ऑलरेडी जब इस चीज पर मैं वीडियो बना चुका हूँ तो कोई मतलब नहीं है बार बार इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से बात करने की। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूफ है। ठीक है, क्या है ग्राम सभा? उसके संबंध में समितियां गठित हुई थी, उन सब का ब्यौरा दिया हुआ है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर का होता है। पंचायती राज सूची राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 ग में संरचना संबंधित प्रावधान है। राज्य का विधानमंडल तैयार किया गया करता विधानमंडल तैयार करता है। निर्णय इसका चुनाव का राज्य सरकार लेती है, सामान्यतः 5 वर्ष पर होती है। ठीक है, किसी ग्राम सभा संबंधी निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा गठन होता है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, क्या क्या कार्य होता है या क्या कार्य संबंधित नहीं है स्थानीय स्वशासन से, बार बार ये प्रश्नों के माध्यम से देखिए ये फोकस किया गया है, इसकी व्याख्या है। तो प्रश्न पढ़िए साथ में व्याख्या पढ़िए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हूबहू प्रश्न कभी अब आता नहीं जल्दी। 8-10-15 प्रश्नों की बात, 8-10 प्रश्नों की बात छोड़ दिए, कभी कभी 15-20 प्रश्न आ जाते हैं। जैसे 23 का है तो ज्यादातर प्रश्न रिपीट हुए हैं, बहुत से हूबहू प्रश्न रिपीट हो गए हैं, लेकिन हमेशा ऐसी उम्मीद करना गलत बात है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का साथ चाहे एक पेज नहीं कई पेजों में मैंने दिया है, और जहां जहां आपके प्रश्नों का उत्तर है उसे मैंने फोकस कर दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का जैसे सी का उत्तर है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से ही आशय है। ठीक है, इसका दिया हुआ है। ग्राम सभा से संबंधित अन्य चीजें भी यहाँ पे प्रश्न के रूप में है, यहाँ से पढ़ करके आप अगला प्रश्न कर सकते हैं। पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? अब ये बच्चों वाला प्रश्न कौन नहीं कर लेगा? ठीक है, अरे भाई राज्य निर्वाचन आयोग करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पंचायतों का चुनाव होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है,
वहीं लोकसभा विधानसभा का चुनाव कौन करता है? संघ लोक निर्वाचन आयोग। अब इसके प्रूफ की बात करें, प्रश्न की बात है, एक बार नहीं बहुत बार आया है और बहुत जगह पे दिया गया है इसका साक्ष्य। ठीक है, किसी व्यक्ति के सदस्य बनने के लिए, पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग इसके चुनाव को प्रबंध करता है अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 के एक्ट में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन जो प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में प्रश्न है कि इन्होंने 3 स्तरीय स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की घोषणा की थी। अशोक मेहता समिति ने राज्य स्तर के लिए पर्यवेक्षक हेतु खंड विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। दोनों कथनों में कौन सही है? इसका है। दूसरे का बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, मगर द्विस्तरीय तो होनी चाहिए, बहुत बार दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न ही आ गया, अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत मेहता त्रिस्तरीय, और एल.एम. सिंधवी ने क्या कहा था? प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, जी.के. राव स्थानीय स्वशासन, ये सब चीजें आपको मिलाना है। प्रश्न आ गया तो यहीं से आपको मिल जाता है उत्तर कि अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति की सिफारिश किए थे। ठीक है, एम.एल. सिंधवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति और जी.वी.के. राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात कही थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय चुनाव, ग्राम, खंड और पढ़े ही है। ठीक है, इस तरह से देखिए प्रश्न ही डायरेक्ट यहाँ पे बन करके आ गया है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुत की थी? तो उत्तर मिलता है द्विस्तरीय। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। देखिए यहाँ भी प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी में पूछा गया है, तो भाई द्विस्तरीय उत्तर सही है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सिफारिश किया था। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है? अरे भाई, इससे आसान क्या हो सकता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है, और क्या। ये सब प्रश्न बताने वाली बात है। नियुक्त राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एक बार आया है प्रश्न, बहुत बार आया है। देखिए प्रश्न आया है बीपीएससी 2018 में आया है, राष्ट्रपति को लिख करके त्यागपत्र सौंप देता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? हटाने की प्रक्रिया को दिया हुआ है बकायदे। यहाँ से आप अच्छे से नहीं पढ़े तो अगला प्रश्न गलत कर सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर में है, अनुच्छेद 20 का कौन सा हिस्सा नहीं है? 4 विकल्प दिया हुआ है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी, दोहरे दंड की धारा, यातना के विरुद्ध निषेध, का उत्तर विधि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदे स्पष्ट रूप से आपका अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, पहले और बाद बनने वाले कानून के तहत। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो तीनों आराम से मिल गया है, तो चौथा ही आपका प्रश्न गलत है। ठीक है, यहाँ पे है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में मिलता है, और अनुच्छेद 20 के तहत क्या क्या था, 3 प्रकार के कानून, वो भी बता दिया। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग कौन सा है? यहाँ पे देखना है। अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाना, पर्यावरण संरक्षण, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता है। इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देश दोनों में पाया जाता है? तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण की बात दोनों में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 देखिए, 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण किसमें आता है? अरे भाई, अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व में भी देखिए पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न ही सीधा आ गया, पीसीए 2019 में पूछा गया है, भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन के प्रावधान पाए जाते हैं? यहाँ पे कह रहा नीति निर्देशक केवल मूल कर्तव्य।
तो यहाँ पे उत्तर आपका है ए और बी दोनों, स्पष्ट रूप से प्रश्न ही आ गया। थोड़ा सा भाषा का फेर है, बाकी सब है। देखिए, मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51 क में कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, लुसेंट का पेज है। ठीक है, अब क्या चाहिए, सब कुछ तो दिया हुआ है। प्रश्न 22 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में है। ठीक है, संयुक्त बैठक आयोजित होती है, कोई दो राय नहीं होना चाहिए, और इसकी अध्यक्षता स्पीकर यानी अध्यक्ष करता है। दूसरा है स्टेटमेंट। तो इन सब का बाकायदे प्रूफ दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में अपने परस्पर विचार संबंधी प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। स्पष्ट है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 118 के तहत इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। तो बहुत जगह दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए प्रश्न आया हुआ है, तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये सब प्रूफ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कई पेजों में मैं इकट्ठा करके लाता हूँ ताकि आपको ये न लगे कि कहीं एक जगह से ला दिया। बहुत बार आया हुआ है। प्रश्न 23, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में सही कालानुक्रम मिलाना है। कौन यूनानी शक कुषाण आए, किसका क्या सीरियल रहा है। स्पष्ट रूप से प्रश्न आईएएस में पूछा गया है। हूबहू प्रश्न को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आईएएस प्री 2006 में पूछा गया है। ठीक है, यही आपका पहला ही उत्तर है। सेम विकल्प ही भी हमें लगता है वैसे रख दिया गया है, बस विकल्प यहाँ पे लंबे लंबे में ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, नहीं तो सेम टू सेम विकल्प वही का वही हूबहू देख सकते हैं आप, हूबहू वही पे है। ठीक है, इसमें इधर उधर दिया है और उसमें लंबे लंबे में दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, 2 बार पेज लग गया है। प्रश्न नंबर 20, मिलिंद पहो द्वारा राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद थे, वह भिक्षु कौन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनांडर है। ठीक है, मिलिंद पहो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पहो किस हिंद वन शासक पर प्रकाश डालता है। मिनांडर मिल गया। ठीक है, मिलिंद राजा कौन थे, मिनांडर थे। और बौद्ध भिक्षु की बात करते हैं तो बौद्ध भिक्षु क्या थे, नागसेन थे। ठीक है, आईएएस 1997 में प्रश्न पूछा गया है। यही प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी देखिए पीसीएस 2023। अच्छा, ये तो 23 का ही है, मेरे पास नई किताब है इसलिए 23 का पेज मैंने लगा दिया है। ठीक है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। स्पष्ट रूप से प्रश्न कहीं नहीं मिला है, लेकिन चरक संहिता से संबंधित या अन्य पुस्तकों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न बकायदे पूछे गए हैं। ठीक है, चरक संहिता आपको पता ही है किससे संबंधित है। ठीक है, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, राज्य वैद्य थे। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित ये पुस्तक थी। ठीक है, और यहाँ पे ये 23 का ही है, तो 23 का ये पेपर चूंकि मेरे पास किताब नहीं आ गई थी, इसलिए यहाँ पे आप लोग जानकारी के 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। वैदिक काल में भागदूह या भागदूत कौन अधिकारी था। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से शुरू में दिया है, भागदूत कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, ये घटना चक्र में दिया हुआ है, यही है ना भागदूह। यहाँ पे ध दे दिया है, वहां पे ह दे दिया है। ध ह का ध्यान नहीं रखना है, हल्का फुल्का इधर उधर आता रहता है। यहाँ पे देखना है राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, राजस्व या कर जमा करने वाला एक ही बात है, इतना समझना पड़ेगा आपको। नेवासा कहाँ पर निवासा है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, डिडवाना कहाँ है, ज्यादा मत पढ़िए, डिडवाना कहाँ है, गुजरात। अगर मुझे इन बस यही 2 साधारण रूप से मिल जाता, जानकारी रहता, अगर हम पढ़ते घटना चक्र अच्छे से, तो इसी बेस पे हम ईसमपुर और गुड़ियाम अगर नहीं भी जानते तब भी ये प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, रही बात है निवासा की चर्चा, देखिए यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। महाराष्ट्र के प्रमुख जो पूरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है। जब बार बार पढ़ते हो तो दिमाग में फीड हो जाता है कि नेवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये मिलिंद पहो नागार्जुन ये सब यहाँ कैसे आ गया, नागसेन। ठीक है, ये अलग यहाँ पे लग गया। तो नेवासा का हो गया। डिडवाना यार बहुत आसान है। ठीक है, राजस्थान पाया जाता है, भूगोल आप पढ़ते हो तो बार बार डिडवाना का नाम सुनाई देता है वहां पे। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत पर है? आलमगीर, उत्तर प्रदेश, मेरठ, हिंडन नदी। कितनी बार आया हुआ है? ठीक है, बहुत ही आसान है, बार बार आया हुआ है। पूर्वी पुरा स्तर आलमगीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आलमगीर कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में है। इतनी बार आया हुआ है कि हमको तो ऐसे ही याद आ जाता है। आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मेरठ जिले में। यही हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। ठीक है, यहाँ भी देखिए दिया हुआ है आलमगीर कहाँ पर है। ये देखिए 9 नंबर में आलमगीर किस नदी पे है? हिंडन नदी में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यज्ञदत्त शर्मा ने वहां पे खोज खुदाई उदाई करवाया था। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में। स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विष्णु पुराण मौर्य वंश लुसेंट का पेज है, जानकारी मिलती है मत्स्य आंध्र सातवाहन का, वायु पुराण से गुप्त का। यही दोनों प्रश्न था, दोनों पेज में पढ़े होते तो आराम से कर लेते। ठीक है, 30 में है युग्म है दिया हुआ है दर्शन का, उसके प्रचारक का नाम लिखा है, मिलाना है आपको। बहुत ही स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए घटना चक्र में भी बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप पढ़ते तो आराम से करके आते। ठीक है, बहुत बार देखिए 97 यहाँ भी दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। कैप्टन हॉकिंस कब आया, किसके समय में आया, किस सन में आया है, ये सब चीजें आप बार बार पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया है। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। 3 वर्ष रहा था, इसे इंग्लिश खा की उपाधि भी दिया था। आर्मीनिया की एक स्त्री से विवाह करवा दिया था। वहीं दूसरा जो आया था सर थॉमस रो था, जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था। ठीक है, ये सब बहुत ही स्पष्ट रूप से जानता है। प्रश्न पूछा गया है खान की उपाधि से किसको पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने हॉकिंस को किया था, अभी ऊपर पढ़ा। तो ये सब प्रश्न बराबर आते रहते हैं, अगर आप पढ़े होते तो आराम से करके आए होते। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, इसमें कोई डाउट है? बहुत ही आसान प्रश्न है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं आगे, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी कि नहीं थी? हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी या कुछ और थी किसी की? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी कि नहीं? इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला तो बहुत आसान है, आपको पता चल गया कि इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। ठीक, अब बात आती है शाह तुर्कन की। तो यहां पर आप देख सकते हैं लुसेंट का पेज है, यहाँ पे दिया हुआ है कि शाह तुर्कान, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, एक अयोग्य शासक था, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र बना था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। तो भाई रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था और उसकी मां शाह तुर्कान थी, तो शाह तुर्कान इल्तुतमिश की ही पत्नी तो हुई। ठीक है, फिर रुकनुद्दीन के बाद रजिया आ गई। उसके बाद हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। हमीदा बानी बेगम जो है किसकी पत्नी थी? हुमायूं की थी। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हैं हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर का जन्म हुआ, यानी हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी हुई। ठीक है, बात करते हैं हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, और गुलबदन बेगम क्या थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की। तो आराम से ये सब प्रश्न किया जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हुमायूं नामा लिखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए माहम अनगा, माहम अनगा, और कौन सा गलत था? वही अलाउद्दीन। ये तो पता चल गया ना।
हुमायूं की बीबी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। यहाँ भी देखिए गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? साफ साफ प्रश्न ही आ गया, बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ये किताब है, कुछ किताब है, ये स्पष्ट रूप से नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित और सब प्रश्न आए, जैसे मीरात ए सिकंदरी है, एक पुस्तक है। इसमें एक पुस्तक जैसे देखिए मीरात ए सिकंदरी, इसकी यहाँ पे व्याख्या मिल सकती है। मीरात ए सिकंदरी, इससे संबंधित प्रश्न आया है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एक किताब की जानकारी यहाँ से मिल गई। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव नारायण राव माधवराव सीरियल से मिला है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है। सीरियल से सबको मिलाना है, यहाँ पे बकायदे दिया हुआ है, अगर आप पढ़े होते तो अच्छे से कर लेते। फिर देखिए अगला प्रश्न आया हुआ है, कब आया है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट भाई। हाँ, पीसीएस 2005 मेंस में आया हुआ है। ये वाला प्रश्न जो था, ये तो पीसीएस 23 का ही है, छाप दिया है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न देखिए, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव माधवराव, ये सब प्रश्न देखिए यहाँ पे मेंस 2004 में पूछा जा चुका है पहले ही। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पढ़ करके बार बार ये कर सकते थे, और ये प्रश्न एक बार नहीं आया, बहुत बार आया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पूरा एकदम, बालाजी विश्वनाथ कब हुए, बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बैठा, बाजीराव प्रथम बैठा, बाजीराव के बाद माधवराव आए, माधवराव के बाद कौन कौन आया, इस तरह से पूरा दिया हुआ है। अब आपको दिखा देते हैं, ये देखिए लुसेंट का पेज है, बालाजी विश्वनाथ, फिर हुए बाजीराव प्रथम। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन कौन हुआ सब दिया है, बाजीराव प्रथम। ठीक है, फिर देखिए बालाजी बाजीराव यहाँ पे आ गए। ठीक है, माधवराव नारायण आ गए, तो सब कुछ तो दिया है, बस पढ़ने की बात है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लुसेंट में भी दिया है। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या समाप्त किया? बहुत ही आसान है, जैनुल आबदीन। प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में पूछा गया है, जैनुल आबदीन। ठीक है, नाम इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, ये तो 23 का ही पीसीएस का पेज लगा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और पहले मैं दिखा देता हूँ, जैनुल आबदीन के बारे में दिया गया है, आईएएस में पूछा गया है। फिर ये देखिए लुसेंट में भी दिया है जैनुल आबदीन के बारे में। ठीक है, जैनुल आबदीन सिंहासन पर 1420 में बैठा, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जजिया कर हटा दिया, गौवध निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया, सब कुछ दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। ठीक है, फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है दिखाते हैं। ये देखिए, पुस्तकालय से लूटे गए 300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन नाम दिया हुआ है, द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कर दिया गया। यही अपाउद्दीन, ये जो नाम दिया हुआ है अजीजुद्दीन खान, और आगे दिखाते हैं, रुकिए। अजुजुद्दीन खान, ये देखिए पीसीएस 23 का ही है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया है अजुजुद्दीन खान, इसका नाम है। ठीक है, इजुद्दीन खालिद, अजुद्दीन, अजुजुद्दीन को इजुद्दीन खालिद नाम से भी जाना जाता है, यही अपाउद्दीन, यही नाम है। ठीक है, और किताब का नाम दलायते फिरोज शाही था। अजुजुद्दीन, इजुद्दीन, अपाउद्दीन सब एक ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किताब का नाम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, दलायात ई फिरोज शाही। देखो लुसेंट में दिया हुआ है दलायते फिरोज शाही। ठीक है, नाम का थोड़ा बहुत इधर उधर है, उससे मतलब नहीं, पकड़ने की बात होती है। ठीक है, टप्पा शैली, संगीत की टप्पा शैली किसने विकसित की? ठीक है, इसके बारे में आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ये है मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने अनेक ख्यालों का रचना किया था, उसमें से एक टप्पा शैली भी था। प्रश्न नंबर 40 में है, विद्रोह दिया हुआ है 1857 का, मिलाना है कौन सा सुमिलित नहीं है, स्पष्ट रूप से सब कुछ दिया हुआ है।
कब कहाँ पे हुआ था, सीरियल से, और कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए जून में कब किसने किया, लखनऊ में किसने अवध अवध का विद्रोह नेतृत्व किसने किया, कानपुर में किसने किया, ये सब बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए प्रश्न भी आया है, सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ, 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ। ठीक है, इस तरह से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बहुत ही स्पष्ट रूप से साफ साफ कई बार प्रश्न आया हुआ है, आसान प्रश्न की कैटेगरी में आएंगे। इसका प्रूफ क्या दिखाना है, ठीक है, फिर भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए लुसेंट में भी बाकायदे दिया हुआ है। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे मेरठ में कब शुरू हुआ, किसने नेतृत्व किया, ठीक है, डेट समेत सब कुछ देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ भी लुसेंट में पूरा लिस्ट दिया हुआ है सीरियल से। आपको कहीं नहीं भटकना है, यहीं चुपचाप यहीं से पढ़ लेंगे। ठीक है, 41वां प्रश्न है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था। तो इसका भी देखिए साक्ष्य दिया हुआ है। ठीक है, किसने किया था एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, एक घटना चक्र का ही है। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा, जिसे संयुक्त प्रांत किसान सभा कहते हैं, की स्थापना हुई। यहाँ पर नाम मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा इंद्र नारायण द्विवेदी बकायदे नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इंद्र नारायण, गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय के बीच में आप इंद्र नारायण द्विवेदी को चयन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आईएएस 2005 में पूछा गया है, कह रहा है फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से कौन संबद्ध नहीं था। तीन नाम हम लोगों ने पढ़ा था, इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। जवाहरलाल नेहरू नहीं शामिल थे। ठीक है, सीधा साफ साफ प्रश्न ही मिल गया। अब आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बताइए किसकी गलती है। ठीक है, यहाँ भी प्रश्न आया हुआ है। अच्छा, ये तो 23 का ही है, चलो ये नई किताब का था, मैंने फोटो लगा दी है, लेकिन बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिल जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन संगठन था, अनुशीलन समिति। इसके बहुत से साक्ष्य आपको मिलेंगे। रास बिहारी बोस, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, और ये सब जो है संबंध थे किससे, अनुशीलन समिति से। इन सब का भी पूरा साक्ष्य एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। अनुशीलन समिति, यहाँ तो वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त का नाम है। ठीक है, बाकी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ठीक है, जुलूस के रूप में जब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। भगवती चरण बोहरा नहीं शामिल थे। कौन कौन शामिल था, ये तीन लोग थे, भाई मास्टर अमित चंद, भाई मालमुकुंद, अवध बिहारी। ये सब अनुशीलन समिति से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद जो है इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे, अभी ऊपर हम लोगों ने नाम पढ़ा था, ऊपर हम लोगों ने नाम देखा था, रास बिहारी घोष, मुख्य कर्ता धर्ता यही थे। ठीक है, बाकर देखिए नाम दिया है, मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, हनुमंत साय, बलराज, ये सब नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना कौन कौन किया था, इसमें कौन शामिल था, इसकी कितनी शाखाएं थी, कहाँ कहाँ की थी, सब कुछ मैंने बकायदे दे दिया है। ठीक है, बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कूलर चल रहा है तो बाल भी उड़ने लगता है यार। यहाँ भी देखिए वरिंद्र घोष किससे संबंधित थे, अनुशीलन समिति थे, वरिंद्र घोष के बारे में पूछ दिया तो। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। बेहद ही आसान है, रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक है, यहाँ देखिए लोअर 2015 में पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने।
इसके साथ साथ सुभाष ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो लुसेंट का पेज है। ठीक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, भटकिए मत ज्यादा। 1857 में उत्तर प्रदेश के क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? अब बताइए। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में खान बहादुर खान का नाम आपने सुना होगा। प्रश्न ही देखिए सीधा पूछा गया है, खान बहादुर यहाँ दे दिया गया। बरेली क्रांति का नेता कौन था? पीसीएस 1998 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, ये तो 23 का ही है उदाहरण। ठीक है, यहाँ भी लुसेंट का मैंने पीछे भी दिखाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था 1857 विद्रोहियों का। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन अंतिम थी? खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, जालियांवाला बाग, होम रूल आंदोलन। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 से 1922 तक चला था। होम रूल आंदोलन कब चला था? 1914 के आसपास। तो मोपला विद्रोह ही है जो 1921 में चला था। ठीक है, तो बेहद ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया हुआ है, कौन सा आंदोलन कब चला, किसके नेतृत्व में चला। ठीक है, यहाँ पे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, मिलाने के लिए कहे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जब आप बार बार प्रश्न पढ़ते हो तो आपका तैयार होता जाता है। गृह शासन आंदोलन देखिए 1914 नहीं, 1914 में कामागाटा मारू हुआ था जो है प्रकरण, और वो याद आ गया। तो गृह शासन या होम रूल आंदोलन 1916 में चला था। चंपारण 17, रौलट एक्ट देखिए 1919, जलियांवाला बाग उसके बाद 13 अप्रैल। इस तरह से बहुत बार इस प्रश्न देखिए पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, ये देखिए पीसीएस 8 में है, वही प्रश्न है, थोड़ा सा विकल्प चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन जब एक ही तरह के आप बार बार प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे होम रूल कब चला? 1916 में तिलक यानी बेसेंट के नेतृत्व में। रौलट एक्ट दिया है, जलिया बाग हत्याकांड दिया है, खिलाफत आंदोलन, सब कुछ तो दिया है जी बकायदे, पढ़िए ना उठा करके। निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं थी? चलिए, इसमें 4 नाम है। 4 नाम में कुछ नाम आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे, ध्यान नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अरुणा आसफ अली तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ में आपको कंफ्यूजन होगा। शांति घोष आपने सुना होगा। ठीक है, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना घोष, ये नाम तो आपने सुना होगा, बंगाल की क्रांतिकारी छात्राएं थी। ठीक है, नहीं सुना होगा तो प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? उत्तर है बीना दास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गोली चलाई। चलो बीना दास हो गया। बीना दास की बात करते हैं शांति घोष और सुनीता चौधरी। देखिए, दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं जिनका नाम शांति घोष और सुनीति चौधरी था, इन्होंने जिलाधिकारी गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो आप यहाँ पे डेट देखेंगे तो 1931 दिखाई दे रहा है। ये डेट कैसे याद रहेगा? ये डेट बार बार आपके पढ़ने से याद रहेगा। ठीक है, जब बार बार आप पढ़ते हो तब आपको चीजें याद रहती, तो यहाँ से आप कर सकते थे। चलिए, यहाँ पे है नदी है, नदी का आपको मिलाना है। मंजरा नदी, मालप्रभा, हेमावती और प्राणहिता नदी, इन सब का देखिए अगर नाम देखेंगे तो यहाँ देखिए प्राणहिता का दिया हुआ है, मंजीरा का दिया है, प्राणहिता का दिया है। आपके विकल्प था गोदावरी की सहायक नदियां है। इसी तरह मालप्रभा देखिए है कृष्णा की, हेमावती किसकी है? कावेरी का है। पूरा लिस्ट ही दे दिया है, पढ़िए आराम से करिए। निम्नलिखित किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो बहुत ही साफ साफ देखिए प्रश्न है, बार बार आया है, पीसीएस 2016 में पूछा गया है। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदियां। ठीक है, तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए एमपी पीसीएस 13 और 15 दोनों में पूछा गया है देवप्रयाग। ठीक,
ऐसे ही ये सब प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ लुसेंट में पूरा एकदम विस्तृत रूप से इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी नदियों का उत्तराखंड का जो दिया है, कहाँ पे कौन मिलती है, सब दिया है लिस्ट। 15 लेटेराइट मिट्टी के बारे में दिया हुआ है, इसका मैंने विस्तार से साक्ष्य दिया है। हर जगह देखिए भारी वर्षा के कारण तीव्र विच्छालन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आपका एक विकल्प का उत्तर मिल गया। लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुरता होती है, दूसरा उत्तर मिल गया। ठीक है, इसी तरह ये लुसेंट से आपका उत्तर मिल गया। ठीक है, अरे भाई एक, अब बात करते हैं पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है या स्थित है। तो भाई इसमें कौन सा कठिन प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समताप मंडल में स्थित होती है, सब विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, सब समताप मंडल में जो ओजोन की परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं और हमारी सुरक्षा करती हैं। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। बार बार पूछा गया है प्रश्न, समताप मंडल ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन कौन सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें ओजोन उपस्थित होता है, वही करता है। ठीक है, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी बार देखेंगे आप। नदियां हैं, कौन कहां से किसका उद्गम होता है, लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ देखेंगे आप तो एकदम बहुत ही बढ़िया से किताबों में दिया है। ऊपर मैंने जो लिस्ट दिया लुसेंट का उसमें भी दिया है, और यहाँ पर भी सब दिया हुआ है। राम गंगा किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। चंबल बेतवा केन यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है, बंदरपुर से होता है, यमुनोत्री हिमनद से होता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। कहाँ से उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से होता है। ठीक है, सब कुछ दिया है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, इसका लिस्ट भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन सी निकलती है, महानदी। कहाँ से, सिहावा, यही तो था विकल्प में जी। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, बटोरना आपको है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ, यमुनोत्री। ठीक है, सब कुछ मैंने दिया है एकदम साच। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, सिहावा से निकलती है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कृष्णा का पूछा है, 53 का बी, महाबलेश्वर से निकलती है। फिर गोदावरी का पूछा था, सी में, महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। मानसून के बारे में पूछा है, तमिलनाडु का मानसून कहाँ से कैसे होता है, उसका भी मैंने साक्ष्य दिया है, पूरा एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने विस्तृत रूप से बताया है। ठीक है, कितनी बार पढ़ूं, आप लोग वहां जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, 55 नंबर में है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से निकलती है, बेतवा नदी प्रयाग के पास यमुना मिलती है। सही है या गलत है, तो भाई बेतवा नदी कैसे मिल जाएगी जाकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो गलत है। चंबल नदी नहीं मिलती है, बेतवा में नहीं मिलती है। ठीक है, यमुना नदी, यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है, कौन, बेतवा नदी मिलती है। तो भाई प्रयागराज तो नहीं मिलेगी, हमीरपुर में मिलती है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, साफ साफ सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से पेज लग गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिस्ट, सारे चीजों को दिया हुआ है, पढ़िए तो। 57 में है, दर्रा दिया हुआ है, मिलाना है, कौन सही सुमेलित है। बहुत ही, ये तो आसान प्रश्न बना दिया, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो भाई नित्य उत्तराखंड में है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से नित्य दिया हुआ कहाँ पर है, उत्तराखंड है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है।
ठीक है। दीफू कहाँ है बात करेंगे, दीफू इसमें लद्दाख दिया है, जबकि दीफू कहाँ है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। माना कहाँ है जी, माना भी देखिए यहाँ पे नाम दिया, माना भी कहाँ है, उत्तराखंड। इस प्रकार से इन सबका साथ आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दर्रा का बाकायदे जो है विस्तृत रूप से लिस्ट बना दिया है, पढ़िए ना यहाँ से, आप पढ़ के दिमाग बैठाइए, लंबा लंबा दिया हुआ है पूरा एकदम व्यवस्थित रूप से। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ है, लुसेंट में भी दिया है। शिव समुद्रम कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जल शक्ति आपकी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए कर्नाटक में कावेरी नदी पे शिव समुद्रम स्थित है, जल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ भी देखिए जल शक्ति उत्पादन संबंधित कौन है, शिव समुद्रम है। मिल गया। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र के बारे में देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, कल्पक्कम किससे संबंधित है, ये नाभिकीय शक्ति का हो गया। ऊपर आपका जल विद्युत का मिल गया था, ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तो स्पष्ट रूप से शिव समुद्रम जल से संबंधित है और कल्पक्कम नाभिकीय शक्ति से संबंधित है। यहाँ भी देखिए प्रश्न में दिया है कल्पक्कम नाभिकीय, तो बार बार जब आप पढ़ोगे ये सब चीजें तैयार हो जाएगी। यहाँ भी देखिए शिव समुद्रम कर्नाटक नदी पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वनों के संबंध में है, कितना है, ये सब भी मैंने स्पष्ट रूप से आपको दिखाया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 7.22 है, और कुल वन क्षेत्र का जो है 2.43% है। वहीं बात करें कुल वृक्षावरण की बात करें, कुल वनावरण की बात करें, इन सबको मिला दिया जाए तो नया डेटा के हिसाब से है 9.23% हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। उपग्रह आंकड़ों से बात करें, उपग्रह आंकड़ों से 6.15 है। रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में है, कहाँ है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इगारका चीन में है, मांटेविडियो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, रॉटरडैम कहाँ पर है, इसको कह रहा है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह और देश है जो मिलान सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम प्रश्न पीसीएस 2016 में पूछा गया, यही छाप दिया है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इगारका चीन, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि इगारका कहाँ है, रूस में है। ठीक है, यही प्रश्न है, देखिए हूबहू पीसीएस 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या चाहिए भाई, सीधा सीधा प्रश्न ही छाप दिया भाई उठा करके, इसीलिए तो मेरी ज्यादा गई थी। बेंगुला प्रसाद महासागर ठंडी धारा है, क्या है, कैसे है, इस सब का एक एक देखिए 61 का तीसरा का साक्ष्य मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, 61 तीसरा साक्ष्य, 61 का दूसरा साक्ष्य, उच्च ज्वार कब आती है, कितनी बार आती है। 61 का चौथा साक्ष्य है, टाइम दिया हुआ है उसका साक्ष्य है। ठीक है, इस तरह से 61 का पहला उत्तर देखिए बेंगुला धारा कैसी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ठीक है, ये सब साक्ष्य आप देख सकते हैं। 61 का डी है, फिर से घटना चक्र से मैंने प्रूफ दे दिया है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा का अनुभव किया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, 61 का ये मतलब लूसेंट और घटना चक्र दोनों से हमने प्रूव कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है, तो आइए देखते हैं। रियो ग्रांडे और कोलोराडो दोनों ही हैं अमेरिका और मैक्सिको पर स्थित। ठीक है, इसमें नाम दोनों दिया है, प्रश्न हो गया विवादित, अब आयोग को दोनों उत्तर मानना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बकायदे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान दिया है, इनके बढ़ते घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, कौन सा सबसे बड़ा है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, अरेबियन सहारा मरुस्थल, ये सब नाम दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं सहारा सबसे बड़ा है, उसके बाद अरेबियन है, ऑस्ट्रेलियन नाम नहीं है तो हटा दीजिए, अरेबियन आइए, फिर आ गया गोबी का नंबर आ गया, ये तीनों नाम दिया हुआ है, तो चौथा स्पष्ट रूप से उसके नीचे ही है। इस तरह से देखिए यहाँ पे सब विस्तृत रूप से
घटना सार में भी, घटना चक्र में भी दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल कितना लंबा चौड़ा है। अगला प्रश्न है, पर्वत है किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है कि नहीं है। ये सब चीजें भी देखिए बार बार ये सब प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तंजानिया में, ये तो रट ही गया है गाना की तरह। ठीक है, और ऐसे ही अन्य पर्वतों के बारे में दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, जब आप बार बार पढ़ते रहते हैं तो ये सब चीजें याद होती चली जाती। झील है, कह रहा है कौन सा झील सुमेलित नहीं है। बैकाल रूस में है, मिशिगन अमेरिका में, माराकाइबो वेनेजुएला, ओनेगा कनाडा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 66 का आप प्रूफ देख सकते हैं। लुसेंट का पेज है, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका है, बैकाल झील रूस है। तो बहुत ही आसान है, ये दो आपको पता चल गया, बिल्कुल स्पष्ट है। ओनेगा मारोकाइबा की बात करें तो ओनेगा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रूस है। ठीक है, ओनेगा रूस में दिया हुआ है, तो यही मिल तो गया, यही गलत है, मारोकाइबा वेनेजुएला में स्पष्ट रूप से है। इस प्रकार से ध्यान से अब आप पढ़ेंगे सारे उत्तर का जवाब आपको मिल जाएगा। दो किताब मिलाना है आपको बस। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। ये उसका अल नीनो के बारे में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने बताया है। लुसेंट का साक्ष्य दिया है, एल नीनो क्या है, अल नीनो क्या है, ठंडी है, गर्म धारा है, इससे क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में हवा जो विक्षेपित होता है उसका कारण कोरियालिस बल है क्या है, इन सब का मैंने बकायदे दिया है। ठीक है, ये लुसेंट का पेज है। ठीक है, ये लुसेंट का पेज है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है नसार का पेज है। ठीक है, कोरो कोरियालिस बल है, कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, बाएं गोलार्ध में बाईं ओर होती है, दोनों गोलार्धों में बराबर चलती है। ठीक है, ये सब व्यवस्थित तरीके से देखिए, कोरियालिस बल दोनों गोलार्धों में समान रूप से लगता है। ला नीना के बारे में बता दिया, एल नीनो बता दिया, ला नीना यहाँ पे देखिए क्या है, सब कुछ स्पष्ट रूप से ये प्रश्न देखिए पूछा गया है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है, डोनेट्स, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र डोनेट्स बेसिन, जिसे डोनबास भी कहा जाता है, दिया हुआ है। ठीक है, ये है लुसेंट का पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 67 यहाँ लगे, ला नीना क्या है, शीतल धारा है, गर्म जल धारा। एल नीनो क्या है, गर्म है, शीतल है। कौन सा नोबेल गैस नहीं कहा जाता, बीच में करंट का हट गया, 96 प्रश्न आ गया। नोबेल गैस किसे नहीं कहा जाता है, आर्गन, राडोन, क्रिप्टन, एक्टिनियन, आपको बताना है। तो नोबेल गैस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। रेडोन को ही रेडान समझिए। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, एक्टिनियन, यही नाम नहीं दिख रहा है, बाकी तो सब दिख रहा है। ठीक, क्रिप्टन है ना, क्रिप्टन क्रिप्टॉन एक ही है जी, ये देखिए क्रिप्टॉन है। तो यही है, इसे उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये लुसेंट में भी दिया हुआ है, और घटनासार में भी देखिए, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगर हिस्स में आइलेट बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है, इससे आसान क्या प्रश्न हो सकता है। ठीक है, इंसुलिन है। लुसेंट का पेज है, यहाँ देख सकते हैं, बकायदे दिया हुआ है। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा, इंसुलिन और ग्लाइकान नहीं बनेंगे। ये है घटना चक्र का पेज, यहाँ देखिए कौन सी ग्रंथ स्रावी वैश्य दोनों प्रकार ग्रंथि है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है, पेप्टाइड है। यहाँ पे देखिए बीटा कोशिकाओं स्रावित होने वाला पेप्टाइड है, सब कुछ दिया है, बहुत ही अच्छे से दिया है, बार बार दिया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये लुसेंट का पेज है, इंसुलिन क्या है, कहाँ बनता है। ठीक है, सब कुछ दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, बस आपको अच्छे से पढ़ने के लिए। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन बहुत से चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन है जो इन तीनों में दिया जाता है।
ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। लुसेंट का पेज है। इसका 19 कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध कौन सा ऐसा टीका है, mRNA वैक्सीन, जिसका उपयोग किया गया था। ठीक है, स्पष्ट रूप से तो बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम दिए गए हैं कोविड-19 के प्रभावी कुछ वैक्सीन। ठीक है, 100 में क्या है, जैव विविधता ह्रास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। 25 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, प्राकृतिक वास का विनाश महत्वपूर्ण कारक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पीसीएस 2010 में पूछा गया, यही सेम प्रश्न है। हाँ, आइए आगे। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण पीसीएस प्री 2016, प्राकृतिक आवास का विनाश। तो ऐसे कई बार ये प्रश्न आए हुए। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए क्या होता है, ज से जाइलम, ज से जल, बार बार बताया है। फ से फ्लूइड, फ से फल। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा, बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, एक बार नहीं अनेक बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, फ्लोएम मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, आहार, भोजन, फल। ठीक है, जाइलम जल, बहुत बार साक्ष्य है, बोलते बोलते मेरा तो मुंह दर्द करने लगा। ठीक है, अनेकों बार साक्ष्य मैं आपको दिखा दिया हूं, अनेक बार। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो गैर नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, विद्युत जनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैर परंपरागत, नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत बोलते हैं, अनवीकरणीय को परंपरागत कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, जो गैर नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा को ही कहते हैं। तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, गैर नवीकरण और परंपरागत कौन क्या है, सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है, पढ़िए और प्रश्न करिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानदंड है। अरे जल में क्या नापा जाता है, प्रदूषण का नापा जाता है, पहला ही उत्तर है। और ये प्रश्न बहुत बार आ गया है, जैव ऑक्सीजन माने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यही है बीओडी का फुल फॉर्म। जल प्रदूषण में क्या नापा जाता है, जल में प्रदूषण नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जलाशयों में यूट्रिफिकेशन क्या होता है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए मापदंड है। ये देखिए प्रश्न आईएएस 2017 में है। ठीक है, सीधा सीधा दे रहा है, यही प्रश्न तो पूछा है, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जली पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन है। एजोला का नाम नहीं सुना है, नहीं सुना है तो चलिए आपको सुनाते हैं। ठीक है, एजोबैक्टर, एजोला ही सुनना है। चलिए, एजोला एक अच्छा उर्वरक है, नीलहरित शैवाल के साथ अगर मिला दिया जाए तो यह एक जली फर्न है। ठीक है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है, नीलहरित शैवाल का। एजोला क्या है, जली फर्न है। ठीक है, जैव उर्वरता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एजोला किया जाता है, नीलहरित शैवाल का किया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हंसी पैदा करने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी 95, यूपीपीसीएस 11, यूडीएलडीएम पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, N2O बहुत बार देखिए बीपीएससी 2019 से पूछा गया है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है इसे, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड को ही, ये है सी, ये नहीं बी नहीं सी। अरे भाई, यही है, व्यवस्थित सिस्टम नहीं होता है तो यही आगे पीछे नाचता रहता है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आयोडीन का है, नमक का है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या कह रहा है, आयोडीन। पीसीएस में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। समुद्री घास निम्नलिखित किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन।
आरओ एआरओ री एग्जाम 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आपको इसका भी साक्ष्य दिखा देते हैं। घटपर्णी यानी निम्फेथिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। प्राय ऐसे स्थानों पर उगता है जहां मृदा में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी इसी की पूर्ति के लिए वह कीटों का भक्षण करता है। घटपर्णी, ठीक है। नेमपेथिस खसियाना से घटपर्णी कहा जाता है, ज्यादातर मेघालय में पाया जाता है। देखिए यहाँ भी प्रश्न आया है, निम्नलिखित कौन एक कीटाहारी पादप है? कौन सा है? घटपर्णी, निम्फेथिस। ठीक है। मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों से बना होता है? बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कोष्ठों से मानव हृदय बना हुआ है। ठीक है, बायां अलिंद और एक दायां अलिंद होता है अगले भाग में, और एक बायां अलिंद होता है। फिर पिछले भाग में एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है। 4 हो गया ना। लुसेंट का पेज है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे क्या आर्द्रभूमि कहते हैं? रामसर सम्मेलन में इसके समझौता हुआ था। ये पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो बेहद ही आसान है, फटाफट करते हैं। विस्तृत वीडियो आप बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं स्ट्रेटजी वाले वीडियो में। जल रोकथाम एवं प्रदूषण अधिनियम को कब पारित किया गया है? ये भी देखिए आप। ये प्रश्न पूछा गया है एमपीपीसी 2017 में, 1974 दिया हुआ है। साफ साफ ये देख सकते हैं आप प्रश्न, कि ये प्रश्न जो है एमपीपीसी 2017 में पूछा गया है। तो ये मायने नहीं रखता कहाँ पूछा गया है, मायने ये रखता है कि आपका कितना काम हो जा रहा है। ठीक है, कहीं का भी स्टेट में भी जीएस पूछा जाता है, वो जीएस का प्रश्न आपके कहीं भी काम आ सकता है। पीसीएस का आपके जो है एमपी में काम आ सकता है, बिहार में काम आ सकता है, झारखंड में काम आ सकता है। उसी तरह झारखंड, बिहार, एमपी के प्रश्नों का इस्तेमाल आप उत्तर प्रदेश के पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका हो गया, देखिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यही प्रश्न है 1974 पीछे पूछ दिया, यही एमपी में पूछा था। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? यहाँ पे देखिए स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास कहा जाता है, वहीं बहते जल को क्या कहा जाता है? लोटिक आवास कहा जाता है। जैसे नदी, ठीक है, नहर, तो यहाँ पे देखिए लोटिक किसमें आएगा? नदी में आएगा। ठीक है, ये है घटना चक्र का। यहाँ पे लैंटिक आवास के बारे में प्रश्न आया है, वहां पे लोटिक आवास के बारे में प्रश्न आ गया। लैंटिक आवास का प्रश्न एमपी में पूछा गया था। ठीक है, तो लैंटिक आवास स्थिर जल में आते हैं। ठीक है, जिसमें आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है इससे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? जामनगर में है। पीसीएस 18 में ही पूछा गया था प्री में, फिर से 23 में यही सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक रेशम का घटक स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। कौन सा? 114 प्रश्न है। नाइट्रोजन पौधे के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटविज्जी पौधे प्राय नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन ही क्या है? ये क्यों मैं लगाया हूँ? प्राकृतिक रेशम ये स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, छोड़िए इसको, आगे बढ़े। रेगिस्तान में आवास करने वाले जंतुओं को, जानवरों को क्या कहते हैं? अरे भाई मरुद्भिद कहते हैं। और क्या इसका क्या प्रूफ दिखाना है? हैं, मरुद्भिद पौधों जो रेगिस्तान में, चाहे वह पौधे हों चाहे जानवर हों, उनको मरुद्भिद ही कहा जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? ये देखिए व्याधि है, कारक इसका क्या है? डेंगू कैसे होता है, फीलपाव कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए डेंगू कैसे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, ये सब तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। डेंगू विषाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है डेंगू विषाणु से हो गया। मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ रोग है। ठीक है, और आगे बात करें, मलेरिया हो गया,
फीलपाव कैसे होता है? गोलक्रीम निमेटोड से होता है। सारे उत्तर तो मिल गए, सबके सब मिल गए। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कैसे होता है, ये सब आप लोग देख सकते हैं, बाकायदे साक्ष्य दिया हुआ है। गोलक्रीम नेमेटोड से होने वाला रोग कौन सा भाई? फाइलेरिया है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लुसेंट का पेज है, ठीक है। डेंगू ज्वर का दिया है, सब कुछ मौजूद है किताबों में, बिना भटकते हुए पढ़ने की जरूरत है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला जीवों से संबंध होने पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। पोषक स्तर कैसे बनते हैं, उत्पादक कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, स्वपेशी शाकाहारी, सब दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता के रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है? बहुत अच्छे से दिया हुआ है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में क्षेत्र में ही किया जाता है तो इसे इन सीटू कहते हैं। जबकि उसे कहीं और यानी दूसरे स्थान पर संरक्षित करके किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कहा जाता है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। कितना आप पढ़े हैं अच्छे से आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत में हांगुल नाम का हिरण कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर पाया जाता है। इसको इसको जो है कैसे प्रूफ करते हैं? देखिए, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्या पाया जाता है? हंगुल। हंगुल को एक कश्मीरी टाइप पाया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पीसीएस 2018 में प्रश्न आया हुआ है, इसी संबंधित प्रश्न है। अगर आपने प्रश्न के साथ साथ व्याख्या अच्छे से पढ़ा होता तो आराम से कर लिए होते। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो इसका भी साक्ष्य देखिए यहाँ पे बकायदे दिया हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं। कौन जैव निम्नकरणीय है, कौन नहीं है, ठीक है। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैव निम्नीकरण में घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि आते हैं। और जैव निम्नीकरण रहित जो नहीं हो सकते उसमें प्लास्टिक, डीडीटी, ये सब चीजें दिया हुआ है। इस प्रकार से आप पढ़ करके कर सकते थे। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आया हुआ है पीसीएस 2014 में, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए, ठीक है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहाँ पे इन सब में रबड़ है। अगला है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? अरे क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे, और क्या कहेंगे? ये प्रश्न भी एक देखिए 123 135 सेम सेम प्रश्न लगभग लगभग है, ठीक है। इसका भी उत्तर सतत विकास है और उसका भी है। तो यहाँ पे आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, 123 का भी 135 का भी। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं, सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास से अभिप्राय है ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव का सतत विकास भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है, सुनिश्चित हो सकता है, जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संधित किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो भाई प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, ठीक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, धारणीय विकास क्या होता है, सब बकायदे दिया हुआ है। ये सब आसान प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है? अंतरिक्ष अनुसंधान ही नहीं है, बाकी लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और भूख, ये तीनों हैं। कहाँ पर हैं आइए दिखाते हैं, पूरा व्यवस्थित तरीके से लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, दोनों को दिखा देते हैं। देखिए, धारणीय विकास है, एसडीजी 10 13 14 15 में क्या क्या है, इसका देखिए लिस्ट देखिए। भूख किस में है? ये देखिए 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, भूख 2 नंबर में है। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य और सेहत की बात की गई है। वहीं 4 नंबर शिक्षा भी है, लैंगिक समानता देखिए,
यहाँ पे बी वाला उत्तर आपको मिल गया, सी वाला उत्तर मिल गया, ए वाला उत्तर मिल गया। ठीक है, ये सब पूरा व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, असमानताओं की कमी 10 में दिया हुआ है। जलवायु परिवर्तन देखिए 13 में दिया हुआ है, जी 13 का उत्तर है। फिर समुद्री संसाधन 14, इसका उत्तर देखिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। और 2017 अरे 17 विकास लक्ष्यों को जो प्राप्त करने का समय है वो है 2030 निर्धारित किया गया है। ठीक है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ऐसा होता है क्या? तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन कभी बना रह सकता है? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों वाला प्रश्न है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना काम कर दिया है, साक्ष्य भी सारा चीजों का दिखा दिया है। ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, ये सब चीजें देखिए व्यवस्थित तरीके से है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, सब प्रूफ मैंने कर दिया है। आर्थिक विकास का जनसंख्या पर वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल हाँ, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास प्रभाव पड़ता है। इसके लिए तो साक्ष्य देने की जरूरत, आंख बंद करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर दोनों लगाया जाता है। बाकी मैंने प्रूफ भी दे दिया है। ठीक है, आर्थिक विकास से संबंधित जननांकी संक्रमण की 4 स्थितियां हैं। ठीक है, भारत में जनगणना कार्य खत्म किया, ये आयोग का बड़ा फेवरेट और पसंदीदा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आरओ 23 में भी पूछा गया था, पीसीएस में भी पूछ गया। लॉर्ड मेयो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1872 में इनके समय में प्रथम बार जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू की गई थे। अनेकों बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एसडीजी वाला फिर से प्रश्न आ गया है, तो इसका साक्ष्य मैंने दिखा ही दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, घटना चक्र का पेज है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है? यहाँ पर प्रश्न बार बार पूछे गए, आईएएस 2012 में प्रश्न है, इकोनॉमिक्स वाले घटना चक्र में आपको प्रश्न जननी सुरक्षा योजना संबंधित मिल जाएगा, यहीं पे आपका उत्तर मिल जाएगा। और जो मुख्य उद्देश्य है वह है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, आर्थिक सहायता और बाल व मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आया है, जननी सुरक्षा स्कीम क्या प्रतिस्थापित करेगी? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना प्रसव को प्रोत्साहन देगा, जननी सुरक्षा योजना इसके लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पर्यावरण विकास से, प्रदूषण से, ओजोन परत से, संरक्षण से। तो आपको पता है सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका दिया हुआ है बकायदे, खाड़ी विकास सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, सब कुछ दिया है साफ साफ, क्या उद्देश्य था इसका। ठीक है, सतत विकास के संदर्भ में ये योजना संबंधित है। यहाँ प्रश्न देखिए, आरओ 2014 में पूछा गया है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर है सतत विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी, ये तो क्वेश्चन 135 है, दोनों को साथ में ही मैंने दिखाया था। ठीक है, सतत विकास से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कई बार हो गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 137, आर्थिक क्रिया नहीं, अरे स्वैच्छिक समाज सेवा से कोई आर्थिक क्रिया होती है क्या? ये तो बच्चों वाली प्रश्न। ऐसे संबंधित प्रश्न बार बार आए हैं, जैसे निजी धन उधार आप दे रहे हैं तो वह अर्थव्यवस्था में कोई अंशदान या योगदान नहीं करता है, उसी तरह स्वयं से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, उसका आर्थिक योगदान में कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, तो 2045 था जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, जो जनसंख्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था 2045 था। अभी क्या बढ़ा दिया गया है? तो देखते हैं,
जी हाँ, 2000 के अंतर्गत क्या था, 2045 था, लेकिन अब इसका लक्षित वर्ष क्या रख दिया गया है, 2070 रख दिया गया है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, बार बार प्रश्न पूछा गया है। 142 में है, निर्धनता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लुसेंट में भी दिया है। सापेक्ष निरपेक्षता, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। उसके बाद आपका जो है, देखिए सापेक्ष गरीबी क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी, ये सब लुसेंट में भी दिया है। योजनाओं की बात करें, प्रश्न 143 योजना के देखिए लुसेंट में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जो मैंने टिक किया है, दीनदयाल उपाध्याय, सांसद ग्राम, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये समीक्षा अधिकारी में भी आया था इस तरह का प्रश्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सारे विकल्पों को मिला लीजिए, पूरा एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार कार्यक्रम नहीं है। अरे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार का है, इससे संबंधित प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, तो गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार का न होकर के उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, साफ साफ दिया हुआ है। चलिए, अगला है विश्व वैलेंटाइन दिवस। इसमें अब वैलेंटाइन नहीं भाई, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। देखिए पीसीएस 8 मेंस में पूछा गया है 2 फरवरी को। ठीक है, अगला है मध्याह्न भोजन योजना, 1995 से चलाया गया था। पीएम पोषण योजना के रूप में इसे बदल दिया गया है। ठीक है, ये तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है, सारा कुछ तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ चीजें हमारे नोट्स से मिल गई हैं। जैसे मैंने जनसंख्या के लिए नोट्स एक बनाया बहुत बढ़िया, तो माल्थस का क्या सिद्धांत है जनसंख्या के संदर्भ में, इन सब के बारे में दिया गया है। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स मेरे पास जनगणना का है। आप लोग जो है जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ डेली क्विज भी कराते हैं, और आप लोग वहां से जनगणना का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, मेरा फिर से दिखाने का उद्देश्य, मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते, लेकिन सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप फिर से किसी के बहकावे में मत आइए, और व्यवस्थित जो समय है उसमें आप अपने आप को व्यवस्थित करते हुए मेहनत से करिए इसको, काम को। ठीक है, लुसेंट और घटनासार, घटनासार तो करंट अफेयर्स के लिए है, क्रॉनिकल पतली वाली, और जीएस के लिए आपको घटना चक्रावलोकन 7 पार्ट आते हैं, उसको ले लीजिए, जिसके पास है उसी से पढ़िए। उसके बाद उसके साथ लुसेंट लगा लीजिए। ठीक है, लुसेंट पढ़ना भी मजाक बात नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना होगा। 5-5 पेज, 10-10 पेज का टारगेट बनाइए रोज का, 2 घंटे उसके लिए निकालिए, 4-5 घंटे उसके लिए निकालिए। इस प्रकार से 6-7 घंटे आप जीएस को दीजिए, 2 घंटे करंट को दीजिए, 2 घंटे हिंदी को दीजिए। अब जो समय है उसमें आपको समय तो देना होगा। ठीक है, 12-13 घंटे समय बनाइए, जम के करिए। यहीं से अगर आपने बढ़िया से संतुलन बनाते हुए कर लिया, तो पक्का मैं बता रहा हूँ 100+ आपका जीएस में आराम से हो सकता है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, प्रूफ मैंने दिखा दिया है। ठीक है, कितना भी कठिन पेपर आए, हम कह रहे हैं 100 में नहीं, आप अगर आपका इसमें 70 भी हो जा रहा है, और करंट अफेयर्स आप 35 तो आराम से रखता ही है पीछे, तब भी देखो 100 आ रहे हो। और थोड़ा बहुत 70 से मान लो 75 पहुंच गए, 80 पहुंच गए, तो सोचो आप कहाँ जाओ। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।